गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनका सर आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ समकालीन दक्षिण एशिया का भाग 4। तो आप नेशनल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। आपके लिए हम जो लेके आए हैं आज चौथा भाग, उसे शुरू करते हैं फिर से। तो हम आज यहाँ से देखते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष। देखते हैं क्या कर रहा है। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकलें और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं। मतलब घर से बाहर निकलकर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, देश के बाहर की चीज़ों, जहाँ पे हमारे देश का युद्ध दूसरे देशों के साथ हुआ है या फिर अन्य देशों का जो दायरा है, संबंध है, क्या देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए हैं। मतलब शीत युद्ध समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हर इलाके में संघर्ष और तनाव खत्म हो गया। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मामलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं। कह रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र के मामले देश के अंदर या जातीय संघर्ष, जातियों को लेकर के जो आंदोलन हुए थे उनको देख चुके हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। कह रहा है कुछ ऐसे संघर्ष हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। दक्षिण एशिया में कह रहा है भारत की स्थिति केंद्रीय है, लगभग बीच में केंद्रीय स्थिति बनाए हुआ है, जिसकी वजह से इसका संघर्ष से नाता जुड़ा हुआ है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वगामी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। कह जितने भी संघर्ष है उनमें सबसे प्रमुख संघर्ष जो हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। किसके बीच का है? भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। देख लें, विभाजन के तुरंत बाद देशों के कश्मीर के मामले पर लड़ पड़े। क्या है, जैसे ही देशों का अलगाव हुआ वैसे ही दोनों देश एक दूसरे से इस मामले पर कश्मीर को लेकर लड़ पड़े, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। क्या कहा है? पाकिस्तान की सरकार का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। और भारत के बीच 1947, 48 तथा 65 के युद्ध के इस मामले पर का समाधान नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान ने लड़ा, कश्मीर का कब्जा कहता है पाकिस्तान की हमारा है। इस वजह से 47, 48 में भी युद्ध हुआ और 65 में भी युद्ध हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। 1948 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत है। दोनों के कह रहा जब अलगाव हुआ तो एक पाक अधिकृत कश्मीर बनाया, एक जम्मू कश्मीर बन गया, भारत के हिस्से में है। क्या कह रहा है? दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा 1971 में भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता। 1971 दोनों के बीच एक सीमा विवाद हो गया 1971 में, जिसमें 1971 में क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, लेकिन कश्मीर का मामला अनसुलझा रहा। सामरिक मामलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के हमेशा तनातनी मची रहती है और हथियारों को होड़ भी रहती है एक दूसरे। भारत और पाकिस्तान भी तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर लिए, इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। मतलब दोनों देशों ने एक ऐसे हथियारों की खोज कर ली, एक ऐसे हथियार को बना लिया जिससे दोनों देशों पर खतरे का संकट हमेशा बना रहता है। देख लेते क्या करा, दोनों ने मिसाइल हासिल कर ली। कौन से? 1998 में भारत ने पोखरण में, इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चागाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। 1998 में सफल परीक्षण भारत ने किया। कहाँ पे? पोखरण, राजस्थान में। और पाकिस्तान ने चागाई पहाड़ी पर भी परमाणु परीक्षण कर लिया, सफल परीक्षण हो गया। इसके बाद ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इसके बीच सीधे सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। कह रहा है दोनों के बीच जो हुआ है, परमाणु हथियार मिला है, दोनों को बनाया है, इससे थोड़ा सा एक स्थिति ये हुई कि युद्ध नहीं होगा, कम होगा, युद्ध होने की कम शंका है।
क्योंकि अगर किसी ने एक दूसरे पे इस्तेमाल कर दिया तो पूरा देश स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करा देखते हैं। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे के संदेह की नज़र से देखती हैं। लेकिन कह रहा है दोनों देशों की सरकार एक दूसरे को संदेह शंका की नज़र से हमेशा देख रही हैं। और क्या कह रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे, शंका कर रहे हैं एक दूसरे पर कि कहीं ऐसा ना कोई युद्ध करते लड़ जाए, छोड़ दे मिसाइल। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। मतलब भारत का कहना है कि पाकिस्तान छुपे छुपे जो है क्या नाम से हम पे हिंसा करता रहता है, युद्ध करता रहता है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। कह रहा जो कश्मीर में उग्रवादी हैं उन्हें क्या कहता है, हथियार भी देता है, प्रशिक्षण भी देता है भारत के खिलाफ लड़ने का, तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कहता है भारत पर आतंकवादी हमला करो। भारत सरकार का भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। भारत सरकार ने कहा है कि 10 सालों के भीतर 85 से 95 के बीच में जो खालिस्तानी रहने वाले खालिस्तान में उनको पाकिस्तान ने गोला, हथियार, बारूद सब इकट्ठा दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से गुप्त पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। कह रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक है, कौन सी, ISI दो पर जो है बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से, बांग्लादेश के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से ही कह रहा है भारत में कुछ गलत गतिविधि करते हुए पाया जाता है, सुनाई देता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार, भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। और भी कह रहा है कि पाकिस्तान की सरकार, भारतीय सरकार उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कहना है कि भारत जो है बलूचिस्तान में भड़काता है पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के लोगों को और सिंध प्रांत में। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। मतलब सिंधु नदी या सतलज नदी के जो जल बंटवारा है इन पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। 1960 के दशक में तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। कह रहा 1960 तक, 47 के बाद से लेकर 60 तक सिंधु नदी के जल का जो विवाद है वो बहुत गहरा था, गहराया हुआ था। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। कह रहा विश्व बैंक की मदद से 1960 में दोनों ने दस्तखत किए, अपने एक समझौता किया, फिर भी यह बीच दोनों के संघर्ष कायम है, अभी भी संघर्ष कायम बना हुआ है, युद्ध की स्थिति मतलब तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। सरक्रीक रेखा जिसको लेकर कच्छ का रण गुजरात और राजस्थान के बीच में जो पाया जाता है वहाँ पर विवाद भी बना हुआ। यह विवाद छोटा जान पड़ता है लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरक्रीक का समाधान जिस भी प्रकार से किया जाएगा उसका जो असर है वो सरक्रीक क्या कह रहा है, सरक्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। कह रहा सरक्रीक से लगा हुआ जो समुद्री इलाका है वहाँ पर जो संसाधन इकट्ठा मिलते हैं उनसे भी इसका असर पड़ सकता है, उस पर पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, मतलब बातचीत, समझौते का बातचीत दौर चल रहा है। आगे कह रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश, देखते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दे पर मतभेद है। कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत चीन तिब्बत से होते हैं
भारत में आती, भारत से बांग्लादेश जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी गंगा नदी भी भारत से होकर बांग्लादेश जाती है। उनको भी लेकर के कुछ विवाद दोनों देशों में बना हुआ है, बांग्लादेश और भारत में। भारत सरकार के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण में भारत में अवैध अप्रवास का ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश से इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस नियंत्रण न करने के फैसले तक तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मामले शामिल हैं। मतलब दोनों देशों के बीच विवाद कई चीज़ें हैं, गैस की पाइपलाइन को लेकर के, रास्ते को लेकर, सेना को ना आने जाने देने को लेकर, म्यांमार को लेकर जो स्थिति है, प्राकृतिक गैसों को निर्यात न कर देने के कारण ये विवाद का कारण बना हुआ है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। कह रहा है कि बांग्लादेश का भारत दादा की तरह बर्ताव करता है, कब्जा करता है, जो पानी के नदी का बंटवारा हुआ है। आगे इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी करने के भी आरोप है। बांग्लादेश आरोप ये लगाता है कि जो चटगांव क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर भी भारत विद्रोह करता है और प्राकृतिक गैस हमारे यहाँ जो पाई जा रही है बांग्लादेश में, ऐसे सेंधमारी करके अपनाने का काम कर रहा है और व्यापार में बेईमानी भारत कर रहा है। ये बांग्लादेश आरोप लगाता है भारत पर। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मामलों पर सहयोग करते हैं। इसके बावजूद जो मतभेद, इनके बावजूद ही भारत और बांग्लादेश कई मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। मतलब व्यापार का जो आदान प्रदान है, उन सब मामलों में संबंध अच्छा हुआ है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 में ईस्ट एक्ट नीति का हिस्सा है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और म्यांमार के साथ संबंध अच्छे बनाने की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया। कोई आपदा समस्या परेशानी आ जाए उन दोनों मामलों पर और पर्यावरण को बनाने बचाने के मामले में दोनों देशों ने मिलकर सहयोग किया, आगे बढ़ने का बात कही है। 2015 में दोनों ने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। 2015 में दोनों देशों ने सीमा विवाद को लेकर के कुछ क्षेत्रों को आदान प्रदान किया, कुछ उन्हें दिया, कुछ लिया उनसे। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता भारत का सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। एक दूसरे के प्रति सावधानीपूर्वक विचार करते हुए रिश्ते को अच्छे बनाया जाए। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है, जो मैत्रीपूर्ण संबंध बना है, उसका ये छूट मिली है कि बिना वीजा पासपोर्ट के दोनों एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार में संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर के भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल का कहना है, नेपाल की चीन के साथ जो दोस्ती उसको लेकर भारत ने हमेशा नाराजगी जताई जा रहा है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती कहता है जो भारत के विरोधी खिलाफ, भारत के जो खिलाफ विरोधी तत्व हैं आगे तक तो उनके लिए कोई कदम नहीं उठाती। इससे भी भारत नाखुश है। यानी कि जो नेपाल के लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी या उल्टा सीधा काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती नेपाल, इसलिए भारत नाखुश है, असंतुष्ट है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। जो नेपाल में माओवादी आंदोलन चल रहा है वो भारत की सुरक्षा एजेंसी कहती है कि हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। बिहार से लेकर कहाँ तक कह रहा है, तमिलनाडु तक, तमाम आंध्र प्रदेश तक तमाम प्रकार के नक्सलवादी हैं। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है।
कुछ लोगों का ये मानना है कि जो भारत सरकार है नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही, दखल दे रही है और उसे नदी जल तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है, यानी पनबिजली पर पानी बिजली जो बनाई जा रही है उन सब पर भी भारत की नजर है, भारत कब्जा करना चाहता है। वो लोग ऐसा सोचते हैं नेपाल वाले। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। नेपाल को ये लगता है चारों तरफ भारत है, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ से होकर के समुद्र तक जाने से रोक रहा है ना। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत है और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देशों में व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मामले एक पर एक साथ है। मतलब इन सभी मामलों पर, इन सभी क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश एक साथ है, किसी प्रकार का विवाद इसमें नहीं है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। कहा नेपाल में जो लोकतंत्र कायम हो गया उससे दोनों देशों के बीच और अच्छे संबंध होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है, जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो। ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। वैसे ही बात है, ऐसे शांत रहना मुश्किल है, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल करती रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। मतलब व्यापार समझौते पर इकट्ठा दस्तखत कर दिए हैं, कोई टैक्स वगैरह नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। श्रीलंका में सुनामी हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्य में भारतीय मदद से भी दोनों देशों के एक दूसरे के करीब आए। जो श्रीलंका में सुनामी आई तो इससे बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया था, नुकसान हुआ था, वहाँ पर क्या है भारत ने उसका सपोर्ट किया था, श्रीलंका का मदद की थी, जिससे श्रीलंका से संबंध हमारे और अच्छे हुए हैं। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। छोटा सा एक देश है हमारे भारत के ऊपर उत्तरी हिस्से में भूटान, उससे हमारा बहुत अच्छा संबंध है, कह रहा है। भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं। भूटान ने अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। कह रहा है जो भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी, भारत के पूर्वी हिस्से के जो उग्रवादी गुरिल्ला वहाँ जाकर भूटान में रह रहे थे, भारत के खिलाफ ही काम कर रहे, उनको भगा दिया वहाँ से। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं से हाथ बटा रहा है। इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसे वगैरह लगाता है, खर्च देता है भूटान को। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। कहा श्रीलंका से 1988 में कुछ भाड़े के तमिल आए थे, पैसे देकर बुलाए गए थे तमिल सैनिक जो थे, उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। मतलब मालदीव ने सेना मांगी तो भारत ने इनकार नहीं किया, तुरंत अपनी सेना दे दी। कौन सी? पानी की सेना और वायुसेना दे दिया। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। जो पर्यटन का जो विकास हुआ है, मछली मारने का जो विकास, पकड़ने का आर्थिक विकास जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र में, वहाँ पर भी मदद की है भारत ने। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब हमने पढ़ा और इसमें ये ध्यान दिया कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देश हैं, नेपाल, जो भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है ना, जो भी मालदीव, इनसे छोटे छोटे विरोध की स्थिति भी सामना करना पड़ा, टकराव भी हुई, समस्याएं कुछ आई। भारत का आकार बड़ा है और शक्तिशाली है, इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों को भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। भारत बड़ा है, वो छोटे छोटे देश है, इससे बचकर शक करते हैं ऐसा ना भारत उनके देशों में हस्तक्षेप कर दे किसी प्रकार का।
दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश इसका बेवजह फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तरफ ये भी भारत सरकार को लगता है छोटे छोटे देश उसके पड़ोसी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिले। भारत ये नहीं चाहता कि इनके यहाँ किसी प्रकार की विडम्बना हो, किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो जिससे कि इसका मजबूरी का फ़ायदा उठाकर दूसरे देश इस पर कब्जा कर लें। भारत चाहता है कि स्वतंत्र रहें। इन पर कोई भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चाहे मालदीव, इनमें कोई दूसरे देश का कब्जा ना हो। भारत ऐसा चाहता है। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। छोटे देशों को ऐसा लगता है भारत में प्रभाव काबिज करना चाहता है, अपने आप को महान बनाना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार से भारत और बांग्लादेश में अप्रवास के मामले पर मतभेद है। मतलब कई सारे मामले हैं जहाँ विरोध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर के खटपट, हिमालय की नदियों को लेकर बांग्लादेश और नेपाल के बीच भी खटपट है। ठीक है ना। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहाँ भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। भाई विवाद का कारण है भारत बीच में, अगल बगल सब छोटे छोटे देश हैं, समस्या का कारण ये भी बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर लेके आएंगे शांति और सहयोग देखेंगे। तो आप लोग बस इतना कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो लेकर आते रहें, पढ़ाते रहें। आप लोग कमेंट करते रहो भाई, पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं हम। मैसेज भी करो, एक दूसरे को भेजो, ठीक है, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।